कितनी सारी भेड़ें लेके जा रहे हैं अपनी ये। ओहो हो, हट जाओ भाई, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ भाई। भाई कैप्चर कर रहे हैं, ये इनको कैप्चर कर रहे हैं और मैंने इनको कैप्चर कर लिया। देखा कैसे उछल के गया वो और निकल गया फाइनली। ये मधुमक्खियाँ हैं यहाँ पर। रामपुर है 65। तो अभी 11:43 हुए हैं। बीच में एक लोकेशन आएगी, वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ अपने अंदर का जो थर्मल लाइनर है ना वो खोल दूँ, क्योंकि अब आगे आगे ना जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। हवानगर 14 किलोमीटर। फिर बीच में आएगा कुछ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया जहाँ पे स्पीड स्लो हो जाएगी। अभी रास्ता ठीक है तो अभी थोड़ी सी स्पीड मेंटेन कर लेते हैं। ये यहाँ पे देखो, जैसे इस तरह की निगोसराय के पास और भावनगर के पास टूटा फूटा रास्ता मिलेगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पीड स्लो ही करनी पड़ेगी। ओहो हो, मडी रास्ता, मड वाला रास्ता है ये। ओहो हो, कीचड़ कीचड़ है। आराम से चलते हैं, कोई बात नहीं। ये कार वॉशिंग वाला जगह है। यहाँ सोच रहा हूँ रेडिएटर के ऊपर पानी भिजवा लेता हूँ। बाइक के रेडिएटर के ऊपर ना थोड़ा सा पानी भिजवा कर ना उसकी मिट्टी उतरवा दी है मैंने। काफ़ी मिट्टी जमी हुई थी, अब मुझे ना इसके लिए लेना ही पड़ेगा फ्रंट के मड गार्ड का एक्सटेंडर, नहीं तो रेडिएटर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। टेम्परेचर ना बढ़ गया, देखो 24 डिग्री हो गया टेम्परेचर। तो अब धीरे धीरे ना कपड़े खोलने पड़ेंगे, नहीं तो गर्मी लगेगी। जहाँ पे अपने दोपहर का लंच करूँगा ना वहीं पे कपड़े वगैरह ना खोल लेता हूँ पूरे। ये देखो, रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हनुमान मंदिर है ये। और अब आ गया सतलुज रिवर के लेफ़्ट साइड में। वाह, बढ़िया रोड मिल जाए ना तो टाइमली जर्नी आज कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा लेट नहीं पहुंचूंगा घर, पहुंचूंगा तो लेट 10-11 तो बज ही जाएंगे मिनिमम, मैं अंदाज़ा लगा के चल रहा हूं। लेकिन देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। अभी 12 बज चुके हैं, तो कम से कम
1 घंटे बाद ना लंच करते हैं। वांगटू मैं पहुंच गया हूँ और यही है वो ऊपर का रास्ता ना जो ऊपर जाता है काफनू विलेज की तरफ। कितनी हाइट पे था मैं वहाँ पर, और नीचे का जो नज़ारा था ना वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। कितनी हाइट पे है ऊपर जाके, ओह हो, बहुत ही हाइट पे है। बच गया भाई, बच गया। मुझे दिख गया था इसलिए मैंने पहले ही स्लो कर दी। भाई साहब को जल्दी थी तो भाई साहब भाग रहे थे, लेकिन मुझे जल्दी नहीं है। सेफ ड्राइविंग। ये जानवर ना बहुत छोड़े हुए हैं, इनके कारण रिस्क है वैसे। यहाँ पे ट्रैफिक रोका हुआ है। ओके, दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है तो इसलिए रोका हुआ है। चलो यहाँ रोक लेते हैं। लगभग 10 मिनट से ज़्यादा वेट करने के बाद ना यहाँ से निकलने के लिए आगे जाने दिया। ओहो हो, पूरा पूरा टूटा हुआ है रास्ता। वेट ज़्यादा होता है ना बाइक में। खलो हो जाए यार। और रेस ही दे रहा हूँ, आगे वो रुक गए थे। हाँ, ज़बरदस्ती रेस देते हैं क्या? पीछे वालों को भी ज़्यादा जल्दी है। अब खड्डों में से ज़बरदस्ती निकालेंगे। ज़्यादा जल्दी हो रही है, ये देखो बहुत जल्दी है सबको। मूड की ऐसी तैसी कर देंगे यार ये बिना मतलब के। पुलिस वाले कह रहे हाँ 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 रेस दो रेस। अरे कहाँ से रेस दें? वो आगे वाला भी तो निकलेगा तभी निकल पाएंगे आगे। रोड के बीचों बीच पत्थर गिरा हुआ कितना बड़ा, टूट के फ्रेश लग रहा है देखने में तो। ओ भाई साहब निकल जाओ। रोड देखो कैसे पार करते हैं आराम आराम से। भाई साहब बिल्कुल भी स्लो नहीं किया इन्होंने, सीधा आए बस सीधा मुड़ गए बिना देखे। आराम से चल लो यार। मोड़ बड़े ख़तरनाक है, शार्प है, तो इसलिए हॉर्न मारते रहो। बाकी ना रास्ता ये टूटा था बीच में, ये ठीक बना दिया है। आगे निगुल सराय आएगा, वो थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। निगुल सराय वाला वो है असली नज़ारा किन्नौर का। देख रहे हो क्लिफ हैंगर ज़बरदस्त वाला। ये है वो ख़तरनाक वाला पोर्शन किन्नौर का। और यहाँ से क्या दिखाई दिया मुझे, ये देखो एक खूबसूरत झरना। वाह, कितने हाइट से आ रहे ऊपर से, बहुत ही बढ़िया। ये है वो जगह जो अभी पीछे मैं दिखा रहा था। ये थोड़ी सी झाड़ियाँ आ गई इसलिए अच्छा विजिबल नहीं हो पा रहा, लेकिन देखो ये है कितना ऊंचा पहाड़ है देखो ऊपर, और उसके नीचे ये सतलुज रिवर। तो दिखाते हैं आपको इस खूबसूरत लोकेशन का एक खूबसूरत सा ड्रोन शॉट। तो उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा।
कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ड्रोन शॉट इस खूबसूरत नज़ारे का, किन्नौर वैली का? उम्मीद है ज़रूर पसंद आया होगा। जो मैं बता रहा था किन्नौर का मशहूर जगह, ये क्लिफ हैंगर। वाह, ओ हो, सो ब्यूटीफुल। ये नज़ारे ना जितनी मर्जी बार देख लो उतने कम हैं। वाह भी वाह। इस नज़ारे की कोई रीस नहीं है। इस नज़ारे को ना आप बिना देखे आगे निकल ही नहीं पाओगे यार। ये देखो, है ना नज़ारे ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार नज़ारे हैं। वाह वाह वाह, ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा। तरंडा माता मंदिर आ गया, तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। जय माँ तरंडा। PB08 इनको बहुत जल्दी है, ठुक के आए हैं। आराम से निकलते हैं। अभी ना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। इन्हें बहुत जल्दी हो रही है, पीछे से बार बार हॉर्न मारी जा रहे हैं। आराम से चल लो यार, क्यों जल्दी मची हुई है इतनी? हॉर्न मार के क्या हवा में उड़ के चले जाओगे क्या? हवाई जहाज से जाएंगे क्या ये? ले जा। अब रास्ता दे दिया, अब नहीं जाएगा? जा भी जा, और जा ना भरावा। ले, आगे से टूटा हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ लग के आया ये। और जल्दी देखो ऐसे मचा रखी है, बार बार हॉर्न दिए जाएंगे। वो आदत बनी हुई है ना यार, क्या बोलें अब, छोड़ो, अपना मस्त रहते हैं हम। ओहो हो, ऐसे रास्ते में ना ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर देना चाहिए। जब उतर रहे हो ना तब ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन होना चाहिए, जब चढ़ रहे हो ना तो ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ रखना चाहिए। बाकी सबके अपने अपने फंडे हैं, अपने अपने चलाने का तरीका है, तो आप अपने हिसाब से चलें। ये देखो, ओहो हो, ये देखो फंस गए दोनों के बीच में। ओहो लड़ रहे हो, मारा, देखो मारा भाई। भेड़ को मार रही है, बताओ गाय। इसने क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा? ये देखो, अब नहीं भाग रहे, अब इन्हें कोई जल्दी नहीं है। जैसे ही मैं इनके आगे निकलूंगा ना फिर इन्हें जल्दी हो जाएगी। वाह भाई वाह, ये देखो ऊपर का नज़ारा। अब ये ना रास्ता टूटा हुआ बीच में। ओहो हो, जूते नीचे लगाने हैं, नहीं तो जूते गीले हो जाएंगे। और निकल गए फाइनली इस वाटर क्रॉसिंग से। थोड़ी बहुत पानी के छींटे तो आए हैं, गिरे हैं ऊपर, लेकिन चलो एनीवे, बिना पैर रखे निकल गया। पीछे भी एक समझदार व्यक्ति था, कार वाला, उसने मुझे कोई हॉर्न नहीं मारा यार। मैं रुक गया था, मैं कहा इनको पहले निकलने दो, ये कहीं बीच में खड़े हो गए ना तो मेरा काम ख़राब हो जाएगा। ये समझदार है ट्रक वाले भैया, इन्हें पता है पीछे 2 गाड़ियां हैं और जगह कम है,
तो पहले रुक गए। ये क्यों रुक गए? आगे कौन सा व्हीकल फंस गया? सरकारी बस फंसी है। स्पेस देख रहे हो ना, कम है ना, तो भैया देख के संभल के चलाना चाहिए यहाँ पर। ये रहा किन्नौर गेट। वाह वाह वाह, एक बार फिर से किन्नौर गेट में से निकलते हुए और लोग यहाँ पर फ़ोटो ही खींचते हुए। यहाँ नीचे एक ढाबा था ना, वो बंद कर दिया। तो किन्नौर गेट हो चुका है अपना क्रॉस। बस अब लंच का टाइम हो गया है। लंच के लिए रुकते हैं और फिर लंच करके निकलते हैं आगे की तरफ। बसेस चली हुई हैं, देखो हरिद्वार से चलिए बस और रिकांगपिओ तक जाएगी। काफ़ी लंबा सफ़र तय करके जाएगी बस। कहाँ, हरिद्वार से लेकर रिकांगपिओ तक बहुत लंबा सफ़र है यार। मैं तो चंडीगढ़ से ही सफ़र लंबा समझ रहा था, लेकिन ये तो हरिद्वार से चली हुई है यार। ओके, वो देखो अब वहाँ पे हुड लग रही है आगे निकलने की, लोकल वर्सेस पंजाब। अब वो रास्ता नहीं देंगे इसको, ये भी कंफर्म है। इनकी आपसी लड़ाई चलती रहेगी ओवरटेक को लेकर। चलो आप लोग लड़ते रहिए, मेरा ढाबा आने वाला है शायद। मेरा ढाबा आने वाला है, मैं अपना करूँगा थोड़ी देर तक लंच। ये देखो मधुमक्खी पालन, और कितनी सारी मधुमक्खियाँ ऊपर। हो यहाँ पे स्टॉप लगा हुआ है, रुक रुक के जा रहे हैं। अब ना किन्नौर वाला जो ख़तरनाक वाला रास्ता था ना, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बस यहाँ पे आगे किन्नौर का प्रवेश द्वार आ जाएगा, जहाँ से पहले मेरा वेलकम हुआ था किन्नौर की घाटी में। अब वहाँ से मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। अभी ढाबा आने वाला मेरा, और थोड़ी देर रुक के रिफ़्रेशमेंट लें यार, आराम करें। लगातार बहुत समय हो गया चलाते चलाते। 116 किलोमीटर तो लास्ट फ्यूल स्टेशन से हो गए हैं, और उसके पहले लगभग 60 किलोमीटर के आसपास और चलाई है। तो 176 किलोमीटर ना अब तक बाइक चल चुकी है। लो जी, आ गया किन्नौर प्रवेश द्वार। थैंक्स, कृपया फिर पधारें। लो जी, आ गया अपना ढाबा। रुकते हैं थोड़ी देर, करते हैं यहाँ पे अपना लंच। सो गाइस, जहाँ पे मैं रुका हूँ लंच करने के लिए, वहाँ से ना होटल से पीछे का नज़ारा देखो, कुछ इस तरह का नज़र आता है। ये देखो, वाह। और ये देखो कितना ऊंचा है, और ये कुछ इस तरह का नज़ारा है। लंच मेरा हो चुका है, अब बस चाय पी के यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। तो चलो चलते हैं यहाँ से, अपना बैग रेडी करते हैं, फिर मिलते हैं आपको सीधा मोटर ब्लॉक। सो गाइस, यहाँ पे कर लिया मैंने अपना दोपहर का लंच। अब यहाँ से निकलने की कर रहा हूँ तैयारी। टाइम हो गया 1:45। काफ़ी टाइम हो गया है, चलो चलते हैं यहाँ से। सो गाइस, अभी 120 किलोमीटर पे रुका हूँ ना, लगभग 220 या 230 किलोमीटर के आसपास थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। तब तक कंटिन्यूस राइड करते हैं। जब 250 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे ना, उसके बाद ना मैं फ्यूल फिल कराऊँगा।
तो तब तक ऐसे ही चलते रहते हैं। सफ़र अभी भी बहुत लंबा है, लगभग 350 किलोमीटर और दिखा रहा है अभी, तो बहुत लंबा सफ़र है, मुश्किल है, रुकना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं। बाकी देखते हैं, एक बार ज़रा शिमला क्रॉस करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। रामपुर का बाज़ार ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और नारकंडा यहाँ से है 61 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा कम से कम नारकंडा का लगा के चलूँ, क्योंकि पहाड़ों में 40 की ही एवरेज निकलेगी, तो 61 किलोमीटर के हो गए 1.5 घंटा। अब ठीक लग रहा है, अब गर्मी नहीं लग रही, विंडशील्ड उतार दी ना, तो उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ गया। सिर पे टोपी भी थी, वो भी उतार दी, तो काफ़ी रिलैक्स मिल रहा है अब। शिमला 123 किलोमीटर है, तो 4 घंटे कम से कम शिमला के लगा के चलें, तो 7 बजे तक शिमला पहुंच पाऊंगा। अभी कंटिन्यूस चलते रहते हैं। शिमला यहाँ से है लगभग 80 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर के मैं लगा के चलूँ 3 घंटे, क्योंकि नारकंडा से आगे ना बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है, और शिमला क्रॉस करने के लिए मिनिमम 40 मिनट चाहिए मेरे को, तो बहुत लेट हो जाऊंगा रात तक। तो इसलिए सोच रहा हूँ नारकंडा और शिमला के बीच में कहीं स्टे कर लिया जाए। अभी ना कुमारसेन क्रॉस किया है, और नारकंडा यहाँ से है 20 से 25 किलोमीटर, तो 1 घंटा लगा के चलूँ जिस हिसाब से ट्रैफिक है, तो 5 बज जाएंगे नारकंडा पहुँचते पहुँचते ना। अभी ऐसे ना ट्रक अड़े रहते हैं ना आगे, तो स्पीड नहीं बन पाती। ओवरटेक तो करना ही पड़ता है, क्या करें। देखा, अभी यहाँ ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ओवरटेक करना ना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। देख रहे हो ना कितने बड़े बड़े ट्रक हैं, तो कैसे क्रॉस करें इनको। और बहुत जगह लैंडस्लाइड हुई है, तो इसलिए इनको क्रॉस करना भी मुश्किल है। चलो, साइड से रास्ता मिल गया और मैं निकल गया, ये बढ़िया हुआ। नारकंडा से एक रास्ता जाता है तत्तापानी वाली साइड को, मैं सोच रहा हूँ उस रास्ते में ना कोई होटल मिलता है ना, वहाँ स्टे करता हूँ बजाय शिमला वाले रास्ते में, क्योंकि शिमला वाले रास्ते में ना ट्रैफिक मिलेगा, और वहाँ पे थोड़े ड्रोन शॉट लिए जाएं तो वो भी बढ़िया आएंगे। बहुत मोड़ हैं इस रास्ते पर, स्पीड नहीं मेंटेन हो पा रही है। सुबह 2 घंटे जल्दी निकलना चाहिए था, 6 बजे के आसपास, तो शायद अब तक मैं शिमला क्रॉस कर चुका होता। नारकंडा यहाँ से रह गया लगभग 7 किलोमीटर, और नारकंडा
एंट्री करते हो ना तो कुदरत का जो नज़ारा देखने को मिलता है ना, ये ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में ये खूबसूरत सा रास्ता, काफ़ी मज़ा आता है। और मौसम हो गया यहाँ पे ठंडा ठंडा, मतलब टेम्परेचर हो गया है यहाँ पर 17 डिग्री। और क्लाउड छाए हुए हैं, बारिश का कुछ पता नहीं है। यहाँ पे बारिश हुई है, पहले देख के पता लग रहा है कि बारिश हुई है और रात में भी बारिश हो सकती है, तो क्यों ना निकला जाए यहाँ से। अब सारा कुछ डिपेंड करेगा शिमला निकलने के ऊपर। इस साल बारिश ज़्यादा होने के कारण ना हर जगह सड़कों को नुकसान पहुंचा है। पहाड़ों को तो पहुंचा है, सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। जगह जगह से ना ये सड़क दब गई है और कई जगह से तो मिट्टी कट के किनारे हो गई है, तो छोटा सा पोर्शन रह गया सड़क का। रात में अगर ठंड लगेगी ना तो थर्मल लाइनर पहन लूँगा, वही ज़्यादा बढ़िया है, या विंडशील्ड पहन लेंगे ऊपर, वो भी अच्छा ऑप्शन है। थर्मल लाइनर निकालने के लिए बैग खोलना पड़ेगा, तो विंडशील्ड ही पहन लेंगे। थोड़ा ठंडा मौसम ना इस वजह से भी हुआ है, बैड वेदर की वजह से। और नारकंडा ना इसी चीज़ के लिए जाना जाता है, ये खूबसूरत पहाड़ों के लिए और खूबसूरत पेड़ों के लिए। इतनी हरियाली है और ठंडक भी है। ये देखो बारिश हो रही है, बड़े गलत टाइम पे बारिश हो रही है यार। देखो यहाँ पर भी पहाड़ियाँ गिरी हैं। ये देखो यहाँ तेज़ है बारिश यार, या ज़्यादा पड़ के हट गई है। एनीवे रुकना तो है नहीं है, रुकने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी चलते रहते हैं। 4:25 हुए हैं। दो मन हुए हैं, रुकूं या सीधा निकलूं। सीधा निकलूंगा तो कम से कम 12 साढ़े 12 बजे तक रात के पहुंच पाऊंगा, और अगर रुक जाता हूं तो कल दिन में 10, 11, 12 बजे के आसपास पहुंचूंगा, क्योंकि सुबह अगर 7 बजे निकलता हूं तो भी 11, 12 बजे से पहले नहीं पहुंच पाऊंगा। तो एक बार पहले शिमला से दारला घाट वाला रास्ता ले लूं, उसके बाद डिसाइड करता हूं क्या करना है। ये लोग यहाँ रुके हुए हैं, इतने सारा झुंड, और नारकंडा एंट्री हो चुकी है। नारकंडा पहुंचा हूं मैं 4:28 पे। बूंदाबांदी हो रही है लगातार, और ये बूंदाबांदी ना मौसम को और ठंडा कर रही है। 13 डिग्री टेम्परेचर। ये जो लेफ़्ट में रास्ता जा रहा है ना, ये जा रहा है तानी जुबाल लेक और हाथू पीक की तरफ। तो अगर आप जाना का इच्छुक हो तो आप इस तरफ जा सकते हो, लेकिन मुझे उस तरफ जाना नहीं है, मुझे जाना है सीधा। लो जी, शिमला यहाँ से 64 किलोमीटर, तो 2 घंटे लगा के चलो यार शिमला के। लो जी, नारकंडा ना क्रॉस हो गया। आई लव नारकंडा। बूंदाबांदी हुई जा रही है यार, क्या करें। रास्ते में रुक जाएं या चलते रहें, क्योंकि वेदर तो और ख़राब होगा ही होगा। बूंदाबांदी काफ़ी तेज़ हो रही है यार। नारकंडा तो क्रॉस हो ही गया है।
टारगेट वैसे नारकंडा ही था, लेकिन सोच रहा था अगर टाइमली निकल जाता तो शायद घर भी पहुंच जाता रात तक। अब लेकिन ये बैड वेदर हो गया ना, ये पंगा पड़ गया सबसे ज़्यादा। सो पेट्रोल फुल करवा लिए यहाँ पर। 6.48 लीटर पेट्रोल आया, 617 रुपये 54 पैसे का। चलो जी चलते हैं यहाँ से। 4:53 हो चुके हैं। टाइम हो गया है रात के 12:10। सुबह 8 बजे के आसपास ना मैं चेंगोन से निकला था। तो मैं जो किलोमीटर की रीडिंग थी ना वो थी 2702 किलोमीटर, और अब हो गए हैं टोटल 3156 किलोमीटर। तो लगभग 455 किलोमीटर का डिस्टेंस ना मैंने कवर कर लिया है, और सारा का सारा पहाड़ी रास्ता था, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। नारकंडा के पीछे से ही ना बारिश स्टार्ट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने गोप्रो को बंद करके अंदर रख लिया था। उसके बाद शिमला तक हल्की हल्की बारिश चलती रही। उसके बाद तो अंधेरा हो गया था, फिर गोप्रो में कुछ खास आपको दिखाई भी नहीं देगा अंधेरे में। लगभग 20 से 25 मिनट बाद ना मैं घर पहुंच जाऊंगा, और टोटल आज की डेट में ना 475 किलोमीटर के आसपास मैं बाइक चला चुका हूँ। ये मेरा ना सबसे लंबा डिस्टेंस है कि मैंने एक दिन में लगभग 475 किलोमीटर बाइक चलाई है। इससे पहले लगभग 360-365 इतने बाइक मैं चला चुका हूँ एक दिन में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है। सफ़र अभी थोड़ा सा रह गया है, 15-20 किलोमीटर का। उसके बाद मेरी ये स्पीति सीरीज़ एंड हो जाएगी। टाइम देख रहे हो 12:14 हो गए हैं। 12:35 या 40 के आसपास ना मैं घर पहुंचूंगा। तो आज की इस लंबी वीडियो को ना मैं यहीं एंड करता हूं। उम्मीद है ये जितनी भी आपको सीरीज़ दिखाई गई है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कुछ ना कुछ तो नया इसमें आपने देखा होगा, और उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी भी तरह की तो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हो। और ये जो स्क्रीन पे आपको शो हो रही है ना, ये मेरी इंस्टा आईडी है, इसमें आप फॉलो कर सकते हो। तो अभी तक मैं बात करूँ ना इस बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में, तो सच में परफॉर्मेंस एक नंबर की है। माइलेज की मैं बात करूं तो ये देखिए, ये ट्रिप बी के अंदर 25.8 की माइलेज निकली हुई है। लगभग इस बाइक को मैंने 3160 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूं, और 25.8 की माइलेज निकली है। बहुत ही बढ़िया माइलेज है। इसमें मैंने प्लेन में भी ट्रैवल किया है और हिल में भी ट्रैवल किया है, तो मेरा अप्रोक्सीमेट अगर मैं बोलूँ ना तो हिल में मेरा ट्रैवल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लेन। अगर मैं माइलेज की बात करूं और परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस बाइक का कोई मुकाबला नहीं है। छोटी सी कमी है इसमें, वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। तो खड्डों वगैरह में ऑफ रोड पे थोड़ा बड़ा स्लोली चलाना पड़ता है, अदरवाइज़ कोई कमी नहीं है इस बाइक में। हैंडलिंग बहुत अच्छी है, और मुझे इतनी थकान महसूस नहीं हो रही जितनी मेरे को पहले MT-15 में महसूस होती थी। अब देखो कितने भाई साहब समझदार हैं, इन्होंने लो बीम कर दी। तो भाई साहब ओवरटेक के लग दे, कुछ नहीं दिखाई देता। इतनी तगड़ी हाई बीम चलती है ना, कुछ नहीं दिखाई देता। चलो एनीवे, बस मैं घर पहुंचने वाला हूं, और आज के इस व्लॉग को ना मैं यहीं एंड करता हूं।
उम्मीद है मेरी ये छोटी सी स्पीति सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होगी, स्पेशली वो ड्रोन को ढूंढने वाला एडवेंचर। अगर आपकी बाइक या स्पीति टूर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और बहुत हो गया आज का लंबा ब्लॉग, तो मिलते हैं आपको किसी और दिन एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा एंड बाय बाय।